साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के बारे में बात करेंगे जो आपके रेलवे दुर्घटना हुई है साथियों, उड़ीसा बालासोर में। कैसे ये घटना हुई, क्या चीज़ हुई और एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से क्या इसमें आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है और कवच सिस्टम क्या है, इस बारे में चर्चा करेंगे। आखिर ये इतनी बड़ी ट्रेन दुर्घटना कैसे हो गई, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे साथियों। आखिर साथियों, इतनी बड़ी ट्रेन दुर्घटना में किसका हाथ है और क्या प्रॉब्लम हो गई जिससे इतनी बड़ी ट्रेन दुर्घटना घटित हो गई। अभी साथियों, ट्रेन दुर्घटना के पीछे का मुख्य कारण तो अभी नहीं मालूम चला है कि आखिर किसकी लापरवाही, किस वजह से इतनी बड़ी ट्रेन दुर्घटना घटित हो गई। लेकिन साथियों, अभी जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं और जो चीज़ें पता चल रही हैं, इसके बारे में चलिए पूरा वीडियो देखते हैं साथियों। आप देखिए साथियों, ये आपका ट्रैक है, आप देख सकते हैं रेड कलर से आपको जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा ट्रैक बना हुआ है और दोनों तरफ दो ट्रैक होते हैं, जिससे कि अधिकतर जगह आपको दो ट्रैक मिल जाएंगे साथियों। कहीं कहीं पर एक भी होता है, लेकिन यहाँ पर साथियों दो ट्रैक थे, जिसमें से एक ट्रैक पर बंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस साथियों जा रही थी इस दिशा में, और कोरोमंडल एक्सप्रेस आप देख सकते हैं साफ साफ लिख दिया है हमने, ये आ रही थी साथियों इस दिशा में, इधर से इस दिशा में जा रही थी। और जो आपकी बंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस है, ये इस दिशा में जा रही थी। अब होता क्या है साथियों, मान लो कोई आपकी बड़ी ट्रेन है, जैसे राजधानी एक्सप्रेस हो गई, तो वो क्या होता है, वो सीधे निकल जाती हैं अपनी तेज़ रफ्तार से, वो लूप लाइन पर नहीं रुकती हैं किसी भी स्टेशन पर, वो सीधा स्टेशन टू स्टेशन या सीधे रुकती हैं। और कोई भी और जैसे छोटी गाड़ी है, तो उसको क्या होता है, स्टेशन पर लूप लाइंस बनी होती हैं, वहाँ पर उनको रोक दिया जाता है। कोई भी छोटी गाड़ी हो या मालगाड़ी हो, उनको लूप लाइन पर रोक दिया जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था साथियों, जो उड़ीसा का बालासोर है आपका, उड़ीसा के बालासोर में ये दुर्घटना साथियों हुई है। तो वहाँ पर जो साथियों ये लूप लाइन थी, ये जो आप नीले कलर से देख रहे हैं, ये साथियों लूप लाइन है। ये अधिकतर आपको हर स्टेशन पे ये लूप लाइंस मिल जाएंगी। ये लूप लाइन थी, तो जो ये कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी, और इधर जो लूप लाइन है, ये साथियों आप देख सकते हैं, ये वाली लूप लाइन, यहाँ पर एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी पहले से ही, यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, ये यहाँ पर एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी पहले से, जिसमें से कि लोहे का सामान लदा हुआ था जो कि काफ़ी भारी थी। तो यहाँ पर कोरोमंडल एक्सप्रेस, और साथियों आप सौभाग्य समझिए या दुर्भाग्य समझिए, दुर्भाग्य ही कहा जाएगा साथियों, कि जो आपकी ये बंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस है, ये लगभग साथियों 3 घंटे लेट थी। आप ये समझिए साथियों, अगर यही ट्रेन 2-4-5 मिनट पहले निकल जाती या 5 मिनट बाद में आती, तो जो जितने भी लोग, अधिकतर लोग साथियों, जो क्या हुआ है कि जो ज़्यादातर लोग घायल हुए हैं, वो बंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस में आपके ज़्यादातर लोग घायल हुए हैं, और जो मरने वालों की संख्या निकली है, वो कोरोमंडल एक्सप्रेस से निकली है। अब सबसे बड़ी बात साथियों, कि आखिर समस्या कहाँ पर हो गई, आखिर इतना बड़ा एक्सीडेंट कैसे हो गया। तो आप ये साथियों देख सकते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक कलर में, ये इसको बोलते हैं साथियों इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, या हिंदी में इसको कैंची भी बोलते हैं, जो कि दो पटरियों को जोड़ने का काम करता है। अगर कोई ट्रेन लूप लाइन में जानी है, तो इसको चेंज कर दिया जाता है, तो वो ट्रेन लूप लाइन की तरफ चली जाती है और वहाँ पर खड़ी हो जाती है। और अगर कोई ट्रेन सीधे जानी है साथियों, तो इसको चेंज कर दिया जाता है, तो कोई भी ट्रेन सीधे निकल जाती है आराम से बिना रुके हुए। जो सारा खेल है साथियों, सारा माजरा है, वो इसी जगह का है।
ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है या कैंची बोल सकते हैं आप, यहाँ पर सारा खेल इसी जगह का है। अब हुआ क्या साथियों, जो आपकी कोरोमंडल एक्सप्रेस है ये आ रही थी आपके इस दिशा से इस दिशा की ओर 125 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब यहाँ पर ड्राइवर को ग्रीन सिग्नल दिखाई देता है, इस कोरोमंडल एक्सप्रेस को सीधे जाना था। अब ये पता नहीं किसकी लापरवाही से हुआ, ये यहाँ पर जो कैंची है साथियों ये खुली रह गई। तो जो आपकी कोरोमंडल एक्सप्रेस ऐसे आ रही थी, ऐसे आपके कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी, तो ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस यहाँ पर आई जब, तो यहाँ से आने के बाद यहाँ पर ग्रीन सिग्नल था, आप देख सकते हैं। ग्रीन सिग्नल से यहाँ पर सीधे जाने के बजाय ये जो आपकी कोरोमंडल ट्रेन है ये लूप लाइन की तरफ मुड़ गई। अब इतनी बड़ी ट्रेन और इतनी ज़्यादा स्पीड से आपकी लूप लाइन की तरफ ये ट्रेन मुड़ गई, और यहाँ पर जो पहले से ही साथियों खड़ी थी वो खड़ी थी यहाँ पर एक मालगाड़ी। अब जब इतनी बड़ी, उसमें साथियों आयरन लदा हुआ था, लोहे का सामान लदा हुआ था, इतनी भारी गाड़ी जब खड़ी है तो ये वाली गाड़ी जो मालगाड़ी है ये तो अपनी जगह से टस से मस हो ही नहीं, और ये गाड़ी पड़ गई हल्की। तो इसमें क्या होगा, इसके कोरोमंडल एक्सप्रेस के तो परकच्चे उड़ गए, और इतनी बड़ी ट्रेन अब लगभग इधर से साथियों बंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस इस दिशा में जा रही थी, ये गुजर रही थी, ये भी ट्रेन लगभग पूरी की पूरी निकल चुकी थी, लेकिन जो लास्ट के 3 डिब्बे बचे हुए थे, तो जब बंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के साथियों 3 डिब्बे बचे हुए थे, और जब कोरोमंडल एक्सप्रेस आपके टकराई तो इसके जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे हैं, कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो डिब्बे हैं साथियों इसके ऊपर चढ़कर एक दूसरे से पिचक गए, कुछ अता पता नहीं चले, न जाने कहाँ सब वहीं पर साथियों दब गए। और जो आधी से ज़्यादा ट्रेन है ये कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो इसके लास्ट के 3 डिब्बे थे, ये लास्ट के 3 डिब्बों से जाकर ये इधर टकरा गई, और इधर पटरी सारी पटरी भी उखड़ गई और जाकर इधर 3 डिब्बों से टकरा गई। तो अधिकतर लोग जो घायल हुए साथियों बंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के ज़्यादातर लोग घायल हुए, और जो की संख्या हज़ारों की है, और जो अधिकतर मरने वालों की संख्या है वो आपकी कोरोमंडल एक्सप्रेस से है। इसके क्योंकि डिब्बे अधिकतर एक दूसरे में पिचक गए, दब गए, पता ही नहीं चला साथियों। तो अधिकतर मरने वालों की संख्या आपके कोरोमंडल एक्सप्रेस से है, और अधिकतर जो घायल हुए आपके बंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस। इस वजह से साथियों ये जो ट्रेन दुर्घटना है, इतनी बड़ी ट्रेन दुर्घटना हो गई। तो साथियों इस घटना में किसकी सबसे बड़ी लापरवाही है, या इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम फेल हुआ है, या तो फिर स्टेशन मास्टर की गलती है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। अभी इसमें कुछ भी कहना सही नहीं है साथियों। अगर साथियों ये बंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस लेट ना होती और अगर 5 मिनट पहले निकल जाती तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। लेकिन ये समय का दुर्भाग्य समझिए साथियों कि बंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस भी गुजर रही थी। 3 ट्रेनें नहीं टकराई हैं साथियों, केवल एक ही ट्रेन से, बाकी 2 ट्रेनें तो अपनी अपनी जगह पर सही थी। एक ही ट्रेन की वजह से इतनी सारी घटना घटित हो गई। साथियों आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हों कि आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हुई। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा साथियों कि क्या इस ट्रेन में कवच सिस्टम नहीं था। तो आपको बता दें साथियों, इस ट्रेनों में अभी कवच सिस्टम लागू नहीं हुआ है। अब आइए साथियों कुछ कवच सिस्टम के बारे में जान लेते हैं कि आखिर कवच सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है। आइए जानते हैं साथियों कि आखिर कवच सिस्टम क्या है। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं कि कवच सिस्टम आखिर कैसे काम करता है। कवच एक साथियों ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसे भारतीय रेलवे ने RDSO रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए विकसित किया है।
इस पॉइंट को नोट करिएगा साथियों, आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है कि आखिर इसे किसने डेवलप किया है। तो RDSO रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इस सिस्टम पर रेलवे ने साल 2012 में काम करना शुरू किया था। उस वक्त इस प्रोजेक्ट का नाम जो था ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी TCAS था। अब साथियों ये किन फ्रीक्वेंसी पर काम करता है ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कवच लोकोमोटिव में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की एक ऐसी प्रणाली है जो रेलवे के सिग्नल सिस्टम के साथ साथ पटरियों पर दौड़ रही ट्रेनों की स्पीड को भी नियंत्रित करती है। सिंपल भाषा में आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है जो आपका कवच सिस्टम होता है। साथियों ये एक ऐसा सिस्टम जिसे हर स्टेशन पर 1 किलोमीटर की दूरी पर इंस्टॉल किया जाएगा। यानी जो कवच सिस्टम है साथियों, जैसे मान लीजिए ये रेल की पटरियाँ हैं और स्टेशन है, तो आपका जो कवच सिस्टम है वह हर स्टेशन पर और ट्रैक पर हर 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये इंस्टॉल किया जाएगा। यानी स्टेशन पर भी इंस्टॉल किया जाएगा और ट्रेन पर भी इंस्टॉल होगा और इसके बाद ट्रैक में हर 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर भी इंस्टॉल होगा। वही साथियों सारी चीज़ लिखी हुई, इसके साथ ही इसे ट्रेन ट्रैक्स रेलवे सिग्नल सिस्टम में भी इंस्टॉल किया जाता है। यह पूरा सिस्टम एक दूसरे कंपोनेंट से अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए कम्युनिकेट करता है। साफ शब्दों में इसे ऐसे समझिए जैसे कि अगर लोको पायलट रेलवे सिग्नल को जंप करता है तो यह कवच सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिव होते ही कवच सिस्टम लोको पायलट को अलर्ट करता है और फिर ट्रेन के ब्रेक्स को कंट्रोल करने लगता है। इसके साथ ही कवच सिस्टम को अगर पता चल जाता है कि एक ही पटरी पर दूसरी ट्रेन भी आ रही है तो वह दूसरी ट्रेन को अलर्ट भेजता है और दूसरी ट्रेन एक निश्चित दूरी पर आकर खुद रुक जाती है। तो आपको साथियों समझ पर आ गया होगा कि आखिर क्या है और कैसे काम करता है। इसके बाद ये देख लेते हैं कि अब तक कितनी ट्रेनों में आखिर कवच सिस्टम इंस्टॉल किया गया है साथियों। तो 23 दिसंबर 2022 के आंकड़ा के अनुसार राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि आने वाले समय में कवच सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से इंस्टॉल किया जाएगा। कवच सिस्टम को अब तक साउथ सेंट्रल रेलवे के 1445 किलोमीटर के रूट के साथ साथ 77 ट्रेनों में जोड़ा गया है। अभी तक मात्र साथियों 77 ट्रेनों में जोड़ा गया है और 1445 किलोमीटर। इसके अलावा दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर पर भी इसे इंस्टॉल करने का काम तेजी से चल रहा है। यानी साथियों जो आपके ये बालासोर में घटना हुई है इसमें कवच सिस्टम अभी लागू नहीं था। आखिर ये कार्य कागज़ों पर इतना तेज़ी से चल रहा है, लेकिन अभी सही से पूछा जाए तो साथियों अभी इसमें बहुत काम करने के लिए बाकी है। रेलवे इस काम को इतना धीरे इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास मैन पावर की कमी है। बहुत सारी साथियों वैकेंट पोस्ट अभी खाली पड़ी हुई हैं, जिस वजह से काम इतना धीरे से चल रहा है। रेलवे को चाहिए साथियों कि वो मैन पावर को बढ़ाए और अधिक से अधिक वैकेंसी निकाले, जिससे कि आगे ऐसी कोई दुर्घटना घटित ना हो इतनी बड़ी। चलिए साथियों आपको सारी बातें डिटेल से मालूम चल गई होंगी। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।